हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शुभम कुमार है और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कार्बन एंड कंपाउंड का लेक्चर 2। तो आइए पहले हेडिंग देख लेते हैं। हेडिंग हमारा डल चुका है। तो पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक डिस्कस कर चुके थे? पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन तक डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हम लोग देख चुके थे कि कार्बन का जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है। सबसे पहला जो होता है वो डायमंड होता है, दूसरा ग्रेफाइट होता है, तीसरा जो है वो हमारा बकनिस्टर फुलरेंस होता है। तो आइए आज उस इलेक्ट्रॉन्स का जो है हम लोग स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। तो हमारा सबसे पहला हेडिंग डलेगा स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। तो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड में आप लोग देख रहे होंगे कि एक स्ट्रक्चर जो है वो डायमंड का वो बहुत ज्यादा जो है कार्बन मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कार्बन एटम के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड में जो है हम लोग को जो है बहुत सारा जो है कार्बन का एटम्स देखने को मिलेगा, जहां पर एक कार्बन एटम जो है दूसरे 3 कार्बन एटम के साथ जो है 4 कार्बन एटम के साथ जो है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। तो हम लोग क्या देखें कि स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड में हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एक्चुअली में दिखने में होता कैसा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग क्या देखें, हम बताए कि यहाँ पर क्या होता है, एक कार्बन एटम अदर 4 कार्बन एटम के साथ जो है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। और हम लोग उस पर्टिकुलर फिगर में देख ही सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आइए इसमें पहला पॉइंट लिखते हैं। पहले हेडिंग डाल देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। इसमें पहला पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे कि द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज मेड अप ऑफ एटम्स of carbon in which each carbon is joined by other 4 carbons with strong covalent bond। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे? यहाँ पर हमारा दूसरा पॉइंट ये होगा, एक कार्बन एटम जो दूसरे 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ रहता है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड में, लेकिन ये जो जुड़कर जो एक शेप बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम लोग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे यहाँ पर डायमंड का कि इट मेक्स टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। ठीक है, अब देखिए हम क्या पढ़ चुके थे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है, अगर उसके एटॉमिक नंबर का बात करें तो 6 होता है। अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कार्बन को हम लोग कैसे करते थे? ऐसे करते थे कि K में जो है 2 इलेक्ट्रॉन जाता था, L में जो है 4 इलेक्ट्रॉन जाता था। ऐसे हम लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते थे। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हम लोग देखते थे क्या, 4 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जिसकी वजह से कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। और पहला प्रॉपर्टी में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंसी शो करता है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन जो वो बॉन्ड जो बनाता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये आप डिस्कस कर लिए। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कार्बन का क्या होता है वो देखिए। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कार्बन कैसे बनाता है वो जरा आप देखिए, वो हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर कार्बन है,
पहला बॉन्ड वो हाइड्रोजन के साथ ऐसे बनाता है, दूसरा बॉन्ड वो हाइड्रोजन के साथ फिर ऐसे बनाता है, ठीक है। तीसरा बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ ऐसे बनाता है। ये बॉन्ड जो बनता है ना थोड़ा सा कह सकते हैं क्या मोटा होता है, ऐसे थोड़ा सा दिखाने के लिए, और एक बॉन्ड वो हाइड्रोजन के साथ ऐसे बनाता है, ठीक है। और ये चारों बॉन्ड के बीच में खासियत क्या है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है कार्बन का। तो हम लोग यहाँ फिगर में क्या लिखेंगे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम। इसमें देखिए, इसमें समझने वाली बात क्या है, ये जो चार बॉन्ड बना रहा है कार्बन हाइड्रोजन एटम के साथ, तो ये दो बॉन्ड के बीच में जो डिग्री कह सकते हैं ना, जो कह सकते हैं क्या, ये 109 डिग्री 5 मिनट होता है, समझे। ये 109 डिग्री 5 मिनट होता है हर एक बॉन्ड के बीच में। इस दोनों बॉन्ड के बीच में भी जो है डिग्री वही होगा 109 डिग्री 5 मिनट, इसके बीच में भी 109 डिग्री 5 मिनट, इसके बीच में भी 109 डिग्री 5 मिनट। तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, ठीक है। और उसी तरह डायमंड क्या करता है, डायमंड का जो हम लोग स्ट्रक्चर देखे होंगे उसमें भी डायमंड जो है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें दो बॉन्ड के बीच में अंतर कितना रहता है, 109 डिग्री 5 मिनट। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, अभी तक हम लोग पढ़ लिए क्या, सबसे पहले हम लोग क्या बोले, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। हाँ तो भाई स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड क्या होता है, उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें से एक कार्बन एटम जो होता है वो अदर 4 कार्बन एटम के साथ जो है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर पढ़ लिए क्या, ये जो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है कार्बन का, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होता है कार्बन का, वो यहाँ पर आपके सामने है, ठीक है। तो आइए इसका तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग इसका तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। डायमंड में हम लोग देख रहे होंगे उस फिगर में, उस पर्टिकुलर फिगर में क्या है, एक कार्बन एटम जो है दूसरे कार्बन एटम के साथ जो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, तो वो बहुत ही ज्यादा रिजिड स्ट्रक्चर है। रिजिड स्ट्रक्चर क्या कह सकते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं क्या, बहुत ज्यादा अपने में जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। तो तीसरा पॉइंट हमारा ये जाएगा कि स्ट्रक्चर जो होता है वो डायमंड का, वो बहुत एक प्रकार का जो है रिजिड स्ट्रक्चर होता है। तो तीसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज रिजिड, ठीक है। अब आइए इसका चौथा पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है, वो 4 बॉन्ड बनाता है, तब उसका ऑक्टेट पूरा होता है। और डायमंड के स्ट्रक्चर में भी जो है वो कार्बन एटम है, तो वो भी क्या करेगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। और हम लोग डेफिनेशन में ये पढ़ चुके हैं कि एक कार्बन एटम जो है अदर 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ रहता है। इसका मतलब क्या, हर एक कार्बन जो है वो अपना जो है ऑक्टेट पूरा करता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये रिजिड स्ट्रक्चर शो करता है। यहाँ पर रिजिड लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर होगा, थोड़ा सा मिस हो गया, स्ट्रक्चर लिख दीजिए, ठीक है। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि एक कार्बन एटम जो होता है वो अदर 4 कार्बन एटम के साथ जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। जिसकी वजह से हर एक कार्बन एटम अपना ऑक्टेट पूरा करता है, ठीक है। जिसकी वजह से इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अगर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब क्या, डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। इसका सिंपल मतलब ये होगा कि डायमंड के द्वारा जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं कर सकती। अगर हिंदी में बोले तो डायमंड जो है कह सकते हैं हीरा जो होता है वो जो है विद्युत का सुचालन नहीं होता, वो विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि उसके द्वारा जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है पास नहीं कर पाता है। तो आइए लिखते हैं, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन present in diamond due to which it doesn't conduct electricity,
सिंपल सा फंडा यहाँ यही है बच्चों कि कोई भी पार्टिकुलर मेटल या कोई पार्टिकुलर एलिमेंट इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट करता है जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो। डायमंड के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है? क्योंकि डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो कार्बन एटम से मिलकर बना हुआ है, और डायमंड जो है उसमें चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा शेयरिंग के द्वारा जो है जुड़ चुका है, जिसकी वजह से कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसकी वजह से जो है उसके द्वारा जो है इलेक्ट्रिसिटी पास जो है नहीं हो सकता। लेकिन ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो सकता है, और ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास होता है वो हम जो है इसके आगे चलकर जो है हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो एक होता है मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा होता है बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? देखिए, मेल्टिंग पॉइंट वैसे पॉइंट को बोलते हैं कोई भी एलिमेंट, कोई पर्टिकुलर मेटल का एक वैसा फेज, एक वैसा टेम्परेचर जहां पे वो पर्टिकुलर एलिमेंट क्या हो, पिघल जाए। क्या कह सकते हैं? पिघल जाए। हो सकता है कि वो 10 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता हो, 100 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता हो, 1000 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता हो, तो वैसा कह सकते हैं पॉइंट, वैसा स्टेज कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट का जहां पर वो पिघल जाए, तो उस पर्टिकुलर स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट उस पर्टिकुलर एलिमेंट का। और एक होता है हमारा दूसरा, वो होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट एक वैसा पॉइंट होता है जहां पे कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट या कोई भी पर्टिकुलर मेटल या कुछ भी हम लोग कह सकते हैं, या एलिमेंट ही कह लीजिए, वो जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, वो जो है यहां से क्लियर हो गया है। अब आइए डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं और बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। आइए पहले इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं डायमंड के बारे में। तो आइए, तो हम लोग क्या मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट जो है हम क्लियर कर चुके थे। आइए डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है देखते हैं, और डायमंड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो भी देखते हैं। तो लिखेंगे द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज (3550 डिग्री सेल्सियस), या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं 3550 डिग्री सेल्सियस। यानी क्या, अगर हम लोग डायमंड को जो है उसको जो है अगर हम लोग पिघलाना चाहते हैं तो हमको टेम्परेचर कहां तक ले जाना पड़ेगा? 3550 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग को टेम्परेचर जो है ले जाना पड़ेगा। अब दूसरा पॉइंट और देखते हैं कि डायमंड का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो हमारा नेक्स्ट, द बॉइलिंग पॉइंट of diamond is approx 4800, शायद ये कह सकते हैं क्या 50 डिग्री सेल्सियस। या फिर बच्चों इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक्यूरेटली मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि वो जो है 48 डिग्री सेल्सियस के अराउंड जो है कुछ होता है। तो वो जो है बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो रहने देते हैं, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट अभी इसका रहने देते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट हम लोग देख लिए, डायमंड का जो है वो 3550 डिग्री सेल्सियस जो है वो होता है, ठीक है। आइए हम लोग का जो है पहला एलोट्रोप जो था डायमंड, उसका स्ट्रक्चर जो हम लोग कंप्लीट तरीके से जो है वो पढ़ चुके हैं। अब हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वो जो है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो आइए हेडिंग डालते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। अब हम लोग यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट में आप लोग साफ तरीके से देख पा रहे होंगे कि एक कार्बन एटम जो होता है वो अदर 3 कार्बन एटम के साथ जो है वो वीक वंडरफॉल फोर्स के साथ जो है जुड़ा हुआ है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट में हम लोग क्या बोलेंगे,
ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर एक वैसा स्ट्रक्चर होता है जहां पर एक कार्बन एटम जो है वो अदर 3 कार्बन एटम के साथ जो है वो जुड़ा हुआ रहता है वीक वंडरवाल फोर्स के द्वारा। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम में क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन एटम जो होता है वो अदर 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ रहता है वीक वंडरवाल फोर्स के द्वारा। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग ये देख रहे होंगे, जब आप लोग फिगर देख रहे होंगे तो उस समय आप लोग देख रहे होंगे क्या, जब एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ा हुआ था और दूसरा एटम तीसरा कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ था, वहां पे हम लोग क्या देख रहे होंगे कि वो जो है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, किस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो आइए हम लोग इस पॉइंट्स को लिखते हैं। इन दिस one carbon atom is joined with other 3 carbon atom with weak वंडरवाल फोर्स। अब आपको समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि वंडरवाल फोर्स क्या होता है। हम लोग देख चुके हैं 10th में एक्चुअली क्या होता है, हम लोग कहां तक पढ़ते हैं, एक हम लोग देखते हैं क्या, एक आयनिक बॉन्ड होता है, दूसरा जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है और तीसरा जो होता है वो वंडरवाल फोर्स होता है। ठीक है, वंडरवाल फोर्स एक्चुअली है क्या, ये भी एक प्रकार का जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जहां पर एक एटम जो है दूसरे एटम के साथ जो है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। और वंडरवाल जो है एक्चुअली भी जो है ये एक प्रकार के साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ये इन्वेंट किया था वंडरवाल फोर्स को, जिसके वजह से जो है उनके नाम पे जो है इस पर्टिकुलर थ्योरी का कॉन्सेप्ट जो है रख दिया गया। ठीक है, और हम लोग दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट यही था इसका कि ये स्ट्रक्चर जो है वो हेक्सागोनल शेप का जो है स्ट्रक्चर बनाता है। तो हम लोग लिखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इज हेक्सागोनल। ठीक है, हमारा तीसरा पॉइंट आइए डिस्कस करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, देखिए हम पहले भी आपको क्या बता चुके थे, हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगर ग्रेफाइट के एक छोर को आप अपने हाथ से पकड़े, ऐसा करने मत, मगर अगर कह सकते हैं एग्जांपल के लिए कि ग्रेफाइट के एक छोर को जो है अगर हम लोग जो है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ दें और स्विच ऑन कर दें, तो ग्रेफाइट के द्वारा जो है करंट जो है वो पास होने लगता है। और ग्रेफाइट के द्वारा करंट इसलिए पास होता है क्योंकि ग्रेफाइट के पास जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। डायमंड के द्वारा करंट पास नहीं हो रहा था क्योंकि डायमंड के पास जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था, क्योंकि वहां पर हम लोग देख सकते थे क्या, उसके स्ट्रक्चर में हम लोग साफ तरीके से देख सकते थे कि उसका चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है बॉन्ड बना चुका था, जिसकी वजह से जो है उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था, जिसकी वजह से वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था। लेकिन ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्योंकि उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। हम आपको क्या बोले कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर एक वैसा स्ट्रक्चर है जहां पर एक कार्बन एटम जो है अदर 3 कार्बन एटम के साथ जो है वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जो है बॉन्ड बनाता है। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, कार्बन एटम जो होता है ना वो 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के बाद हमको क्या पता चलता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के बाद यही पता चलता है कि उसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन ग्रेफाइट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक कार्बन एटम जो है अदर 3 कार्बन एटम के साथ ही बॉन्ड बना रहा है, तो हर एक कार्बन एटम का क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है बच रहा है, और वो जो एक एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है वही तो है फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ग्रेफाइट में बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से जो है ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, या फिर हम लोग कह सकते हैं विद्युत का जो है सुचालक होता है, इलेक्ट्रिसिटी को जो है अपने थ्रू जो है वो बहने देता है। ठीक है, आइए इस पॉइंट को लिखते हैं। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
लोग रीजन डिस्कस कर चुके थे, बिकॉज इसके पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम लोग यहाँ पर रीजन भी लिख सकते हैं, यहाँ पर एक नोट पॉइंट देके हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग एक स्टार करके या फिर ऐसे डैश देके नोट पॉइंट लिख लेते हैं कि ग्रेफाइट is a good conductor of electricity, good conductor of electricity because it has free electrons। ठीक है, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट क्या था वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे, डायमंड के केस में भी, बॉइलिंग पॉइंट में भी, डायमंड के केस में भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ग्रेफाइट का, वो अराउंड जो है 3600 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्स होता है। यानी कि अगर ग्रेफाइट को हम लोग एक बर्तन पे लेते हैं और उसको किसी भी पर्टिकुलर आंच पे या चूल्हे पे अगर हम लोग डालते हैं तो उसको पिघलाने के लिए जो है 3600 डिग्री सेल्सियस का तापमान हम लोग को देना पड़ेगा, तब जाके जो है ग्रेफाइट जो है वो पिघलेगा। ठीक है, तो लिखते हैं द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रेफाइट इज 3600 डिग्री सेल्सियस। देखो डिग्री सेल्सियस क्या होता है, डिग्री सेल्सियस जो है एक प्रकार का कह सकते हैं यूनिट है टेम्परेचर का, जैसे डिग्री केल्विन होता है, केल्विन एक होता है यूनिट होता है हमारे टेम्परेचर का, उसी प्रकार का डिग्री सेल्सियस भी जो है वो यूनिट हमारे टेम्परेचर का। और ये बात हमेशा बच्चों ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग यूनिट बदल देंगे तो उस यूनिट के अनुसार जो है वो सब चीज जो है वो चेंज हो जाता है। सब यूनिट में जो है एक प्रकार का वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं रहता, हर एक यूनिट के हिसाब से जो है अपना अपना वैल्यू बन जाता है। जैसे कि आप बोल सकते हैं क्या सेंटीमीटर में जो है वो अलग वैल्यू रहता है, मीटर में जो है अलग वैल्यू रहता है। ठीक है, तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना है। तो हमारा यहाँ पर डायमंड कंप्लीट हुआ, ग्रेफाइट कंप्लीट हुआ। अब इसको जो है फाइनली जो है हम लोग इरेज करके, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। देख लिए आप लोग, स्क्रीनशॉट उसका ले लिए होंगे। आई होप आप अच्छे से समझे हो। अगर दोस्तों या फ्रेंड्स हम लोग बोल सकते हैं कि आपको अगर कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जो है आपको दूंगा। ठीक है, तो आइए हमारा नेक्स्ट हेडिंग जो जाएगा वो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आइए हेडिंग डालते हैं, हेडिंग क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमारा हेडिंग क्या है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड। आइए इस डेफिनेशन को समझते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक्चुअली में होता है, तो आइए, वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम मौजूद हो वैसे कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोले, फिर से बातों को गौर कीजिएगा। वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम जो है वो प्रेजेंट हो वैसे कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल चले जाएगा प्रोटीन, लिपिड, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन चला जाएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथीन, ये सब जो है वो ये सब जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें जो है कार्बन एटम जो है वो प्रेजेंट है। और हम लोग बोल सकते हैं जितना भी प्लांट्स होता है, जितना भी एनिमल्स वगैरह होता है, सब जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है, सब जो है कार्बन से मिलकर बना हुआ है। हम और आप जो है वो भी कार्बन से मिलकर बना हुआ है। हमारे और आपके शरीर के अंदर भी जो है कार्बन जो है वो प्रेजेंट है। हम लोग जो है एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, यानी कि हम लोग जब जो है यूरिनेशन करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वैसे ऑर्गेनिजम्स है, हम लोग जनरली जो है मैमल्स हैं, तो हम लोग जब यूरिनेशन करते हैं उसमें जो हम लोग यूरिया सीक्रेट करते हैं उसमें भी एक्चुअली इवन जो है कार्बन जो है प्रेजेंट रहता है।
तो कार्बन जो है वो ऑलमोस्ट वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में और डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में जो है वो प्रेजेंट है। तो आइए इसका डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद इसका एग्जांपल लिखते हैं, उसके बाद कुछ कंपाउंड देखते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कौन कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो डेफिनेशन लिखते हैं, द कंपाउंड in which carbon atom is present then this compound, this type of compound लिख देते हैं, this type of compound is called organic compound। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या जाएगा, हो जाएगा ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर made up of organic compound। एग्जाम्पल में क्या जाएगा, एग्जाम्पल में हम लोग दे सकते हैं क्या, प्रोटीन, लिपिड्स, फैट्स, या फिर हम लोग मीथेन भी दे सकते हैं, मीथेन, इथेन एक्सेट्रा, या फिर यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए मीथेन, या मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका लिखा इथेन। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले जो है हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड से स्टार्ट किए, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट पढ़े, उसके बाद जो है बहुत सारा पॉइंट्स पढ़ा उसका, उसके बाद जो है हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड पे आ रहे हैं। ठीक है, कल हम जो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि इससे आगे का जो टॉपिक है वो जो है मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं फिर कल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।